सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग स्ट्रोक की बात करेंगे। तो स्ट्रोक आपके न्यूरोलॉजी सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। थोड़ा ये वीडियो ओवरवेलमिंग और लंबा और खिंचाऊ और पकाऊ हो सकता है, ठीक है ना। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ही आसान सा टॉपिक या ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना इसको सिंपल कर सकूँ करूँ, ठीक है ना। और इसके सारे जो धागे हैं ना, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कनेक्शंस है, ठीक है ना, जो आप हो सकता है आप रटने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप रटोगे तो चले जाओगे, ठीक है। अगर आप समझ लोगे तो वो रिटेन रह जाएंगे, ठीक है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ आपको ये समझाऊँ कि क्यों होता क्यों है, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। अगर आप रीज़न समझ गए ना तो आपका उस पर कोई भी सवाल लगा लोगे। अगर आप रीज़न नहीं समझ पाए, ज़िंदगी भर रटोगे लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। और याद की हुई चीज़ भूल जाता है इंसान, लेकिन जो समझ लेता है ना वो एक बार के लिए हो सकता है उसके माइंड में ना हो, लेकिन एक बार और पढ़ेगा तो उसको डिटेल हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, वो कॉन्सेप्चुअली माइंड में अप्लाई करेगा, राइट। तो कैसा पेशेंट का प्रेजेंटेशन होगा, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा बिकॉज आई गेस इट विल बी ओवरवेलमिंग बट इट विल बी वर्थ द एफर्ट, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा बट क्या, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्ट्रोक। सबसे पहली बात, स्ट्रोक सुन के समझ में क्या आता है। स्ट्रोक मतलब बल्ले से कोई स्ट्रोक मारा हमने, नहीं ठीक है ना। तो ब्रेन में स्ट्रोक का मतलब थोड़ा अलग होता है। क्या होता है ये एब्रप्ट ऑनसेट। जैसे हम लोग बल्ला चलाते हैं, बॉल आई मतलब कि बॉल आई बैट को हिट करी, एब्रप्टली हिट करिए ना, तो एब्रप्ट ऑनसेट, सडन ऑनसेट, बहुत ही सडन ऑनसेट, ठीक है ना, एकदम से। वैस्कुलर फिनोमिनन, ठीक है। स्ट्रोक जो है वैस्कुलर फिनोमिनन है। इट इज अ एब्रप्ट ऑनसेट वैस्कुलर फिनोमिनन विच इज़ नॉन कन्वल्सिव। ये नॉन कन्वल्सिव है, इसमें कोई भी सीरियस के अटैक वटैक नहीं आएंगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये एक फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, मतलब एक फोकाई पे ही लोकेटेड होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। और लास्ट फॉर 24 आवर्स, ये होता है 24 घंटों के, मतलब कि ज़्यादा के लिए। तो एक हमको डेफिनेशन मिल गई। What is the definition? It is an abrupt or sudden onset vascular phenomena which is non-convulsive and is a focal neurological deficit which lasts for more than 24 hours. इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन ये आपकी तैयार स्ट्रोक की, ठीक है ना। अगर आपको रिटन एग्जाम में आए तो रिटन एग्जाम में ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, इसी को ऐसे याद करो। इट इज एन abrupt onset or sudden onset vascular phenomenon, abrupt onset or sudden onset vascular phenomenon which is non-convulsive focal neurological deficit which lasts for मोर देन 24 आवर्स, ठीक है ना। ये खत्म, आपकी डेफिनेशन तैयार। क्या है ये? इट इज एक्यूट और सडन ऑनसेट और एब्रप्ट ऑनसेट वैस्कुलर फिनोमिनन विच इज नॉन कन्वल्सिव इन नेचर, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड विच लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर। ये हो गई आपकी स्ट्रोक की डेफिनेशन। अब इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। अब मैं इसकी सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्यों बात करता हूँ, ठीक है ना। तो एक होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक को स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक बार आप स्ट्रोक पढ़ लोगे तो दूसरे उसके बाद आप ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये सेम ही तो चीज़ है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही डिफरेंस जान लोगे ना, तो अगर आप आगे स्ट्रोक पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे कि हाँ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में ये नहीं था, ऑब्वियसली समझते हैं। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में क्या होता है, ये एब्रप्ट ऑनसेट होता है, ये भी एब्रप्ट ऑनसेट है, ठीक है, नॉन कन्वल्सिव है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, लेकिन 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 ये 24 घंटों से कम में होगा। कुछ नहीं। स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में क्या डिफरेंस है? टाइम का। स्ट्रोक कब होगा? 24 घंटे हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में टीआईए में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? सर टाइम का डिफरेंस है। टाइम का क्या डिफरेंस है? मतलब स्ट्रोक कितने घंटे तक रहेगा? 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब एक दिन से ज़्यादा। अगर उसको ये अटैक्स रहे, मतलब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहा, नॉन कन्वल्सिव फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। और टीआईए कब होगा? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, मतलब ट्रांजिएंट है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब 24 घंटे से कम, खत्म बात। और ये ऑलवेज इस्चेमिक, ये ऑलवेज एसोसिएटेड विद इस्चीमिया रहेगा। स्ट्रोक के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी केस देखते हैं। अ पेशेंट कम्स टू योर ओपीडी। अब कोई भी पेशेंट है आपके पास, सेज ही वाज एट हिज होम व्हेन ही noticed that there was a complete weakness of left side of his body, ठीक है।
अब पेशेंट एक आपको आता है, कहता है कि वो अपने घर पे था, जब उसने सडनली नोटिस किया कि उसकी जो लेफ़्ट साइड की बॉडी थी वो एकदम से वीकनेस होने लगी। वो 8 बजे हुआ, 9 बजे ख़त्म, ठीक है ना। 8 बजे उसको देखो लेफ़्ट साइड की बॉडी में उसको वीकनेस महसूस हुई, लेकिन उसको 1 घंटे के लिए एपिसोड ये चला। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे ख़त्म, ठीक है, बंदा मस्त। ओपीडी में आए 11 बजे। अब क्या होगा इसका, क्या अब हम लोग निकालेंगे। ये है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। कैसे पता किया? 1 घंटा, 24 घंटे से कम, 24 घंटे से कम, ठीक है ना। लेफ्ट साइड की वीकनेस हो सकती है ऑब्वियसली, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के कारण से क्या होता है? वीकनेस हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है ना। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अब अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, अब मान लो ये ट्रीट नहीं हुआ, ठीक है ना, इफ इट डजंट गेट, अभी तो ठीक है बंदा, अभी तो चलो ठीक है, चल के जा रहा है, ही कैन लैंड अप इन स्ट्रोक। वो बाद में स्ट्रोक में लैंड कर सकता है। और स्ट्रोक इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कॉज दैट फिजिशियंस, मतलब कि उनको डर लगता है इसी से। डेडलीस्ट मतलब खतरनाक चीज़ स्ट्रोक, ठीक है ना। लोगों को डर लगता है स्ट्रोक से कि अरे इस बंदे को स्ट्रोक हो गया, ठीक है। स्ट्रोक नहीं होना, ठीक है ना। फिजिशियन के लिए स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ABCD2 स्कोर क्या है भाई स्ट्रोक के लिए? कैन लैंड अप इन स्ट्रोक। ABCD2 स्कोर होता है कुछ, तो टेल्स अबाउट हाउ मच चांस दैट पेशेंट विल गो इनटू स्ट्रोक इन 3 months। ये स्कोर मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये स्कोर बताता है कि कितना % चांस है कि एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक वाले बंदे को अगले 2-3 महीने में स्ट्रोक का मतलब कि डेवलप हो जाए, स्ट्रोक डेवलप हो जाए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इसका है एस्पिरिन, ठीक है ना। एस्पिरिन से ट्रीटमेंट करेंगे बिकॉज इट इज ऑलवेज इस्केमिक एंड नेवर हेमरेजिक। एंटीप्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन, ठीक है ना। ये हमेशा इस्केमिक होता है और कभी भी हेमरेजिक नहीं होता। स्ट्रोक कैन भी हेमरेजिक, यही डिफरेंस है। एक और डिफरेंस कहाँ? स्ट्रोक हेमरेजिक हो सकता है, लेकिन जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है वो ऑलवेज इस्केमिक बताया था मैंने। इन नोट, इन हेमरेज यू विल प्रिस्क्राइब, यू नेवर प्रिस्क्राइब एस्पिरिन। हेमरेज में आप कभी भी एस्पिरिन नहीं देते। वहाँ पे ऑलरेडी देखो एस्पिरिन क्या करता है, एंटी क्लॉट, मतलब कि वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ठीक है ना। मतलब हाँ ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है। हेमरेज हो चुका है बंदे को, आप थोड़ी ना और हमें एंटी क्लॉट कोगुलेंट देके आप उसको थोड़ी ना मतलब कि प्लेटलेट को मतलब कि और डिस्ट्रॉय करोगे। हेमरेज के केस में और ब्लीडिंग होने लगेगी तब तो, ठीक है ना। इसलिए एस्पिरिन को हम लोग डिप्लॉय करते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में, ना कि हेमरेज की केस में, ठीक है ना। अब व्हाट इज दिस AB2 स्कोर? अभी ABCD2 स्कोर क्या है, ठीक है ना। अब देखो एज अगर 60 साल से ज़्यादा हो तो ये रिस्क, एक तरीके से क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक। क्या क्या है ये? रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक, ठीक है ना। ऐसे याद करना, एज 60 साल से ज़्यादा। बीपी क्या है? SBP अगर 140 से ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा, और DPP जो है 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? यूनिलैटरल वीकनेस हो सकती है, ठीक है ना। स्पीच डिस्टर्बेंस विदाउट वीकनेस, यूनिलैटरल वीकनेस जैसे राइट साइड में उसको महसूस हुआ, स्पीच डिस्टर्बेंस है विदाउट वीकनेस, उसके कुछ डिसार्थरिया वगैरह होगा। किस एरिया से कंट्रोल होता है? अरे बताया था पिछले लेक्चर में, कौन से एरिया? वर्निकेस की ब्रोकास, याद है? ब्रोकास एरिया, ठीक है ना। तो स्पीच डिस्टर्बेंस विदाउट वीकनेस हो सकता है, और उसमें एक फेसिकुलस था, ठीक है, आर्कोइड फेसिकुलस, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन इसका 60 मिनट से ज़्यादा और 10 to 59 मिनट्स के लिए, 60 मिनट से ज़्यादा और 10 से 49 मिनट के लिए भी हो सकता है। डायबिटीज़, ठीक है ना, उसको और डायबिटीज़ पे ओरल मेडिकेशंस और इंसुलिन ले रहा है। तो क्या क्या है देखो, अब बंदे का एज 60 साल से ज़्यादा है, बीपी पड़ा हुआ है, सी से क्लिनिकल सिम्टम्स, ए से तुम्हारा एज, बी से बीपी, सी से तुम्हारा क्लिनिकल सिम्टम्स, डी से तुम्हारा ड्यूरेशन क्या है, और डी एक और होता है, इसलिए ABCD2 बोलते हैं, तो डायबिटीज़, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेकिन एक क्राइटेरिया, सबका वो 1 नंबर देंगे, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम में यूनिलैटरल वीकनेस को हमेशा 2 नंबर देते हैं, और ड्यूरेशन मोर देन 60 को 2 नंबर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि हाँ, इसमें जो यूनिलैटरल वीकनेस उसको 2 पॉइंट देंगे, और बाकी को, और उसके अलावा जो 1 घंटे ज़्यादा का ड्यूरेशन रहेगा उसको 2 पॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो टोटल स्कोर हो सकता है, जो मैक्सिमम स्कोर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब देखो, मतलब अगर कोई यूनिलैटरल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और लगा है ना कि जाए तो यूनिलैटरल वीकनेस हो या स्पीच डिस्टर्बेंस विदाउट वीकनेस, ठीक है ना। इसको मैं एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था, ठीक है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। समझ में आती है? एज, बीपी, क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना, ड्यूरेशन और डायबिटीज़, ठीक। नेक्स्ट,
जितना ABCD2 स्कोर बढ़ेगा उतना चांसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रोक इन नेक्स्ट 3 महीने, उतना चांसेस रहेंगे स्ट्रोक के 3 महीने में होने में, ठीक है। अब स्ट्रोक के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट। कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक 3 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कार्डियक कॉज, एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकती है बंदे को, एक हिमेटोलॉजिकल मतलब कि हाइपर कोगुलेबल स्टेज, बट अवेली क्लॉटिंग हो जाए ज़्यादा, ठीक है। कार्डियक कॉज में क्या क्या हो सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रिया जल्दी फिब्रिलेट कर रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन जानते हो ना, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रिया जल्दी फिब्रिलेट कर रहा है। सो व्हाट इट डज कि वहाँ पे स्टेसिस हो जाती है एक तरीके से, तो वहाँ पे क्लॉटिंग का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जाके पर्टिकुलरली स्ट्रोक कर देता है एट्रियल फिब्रिलेशन। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी वेजिटेशन कुछ बन जाते हैं, तो उसी के कारण से इम्बोलिज्म का चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोई इसी बंदे को मायोकार्डियल MI है तो उसको भी चांसेस ऑफ इम्बोलिज्म डेवलप हो जाएंगे। मिक्सोमा, किसी को मिक्सोमा है तो उसमें भी हो सकता है। पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉजेज इंपॉर्टेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन और पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की, तो इसमें SLE और रूमेटॉइड अर्थराइटिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। SLE और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बाकी में देख सकते हो कि स्क्लेरोडर्मा, टाकायासु अर्थराइटिस, मतलब कि टाकायासु अर्थराइटिस आपको अगर पता है कि पल्सलेस डिजीज़ हो उसको कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है तो वहाँ पे पल्स नहीं मिलती, और सिफिलिस हो सकता है, ठीक। हेमेटोलॉजिकल में क्या क्या देख सकते हैं? हेमेटोलॉजिकल मतलब हाइपर कोगुलेबल स्टेज में पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में देख सकते हैं वहाँ पे RBC बढ़ेगा तो जल्दी कोगुलेट करने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीपल माइलोमा हो सकता है बंदे को, ठीक है, मतलब कि माइलोमा सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे वही ऑब्वियसली WBCs का मतलब कि प्लाज्मा सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। PNH में हो सकता है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है ना। एप्ला सिंड्रोम में हो सकता है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ठीक। सिकल सेल एनीमिया में सब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई खास मतलब ये है नहीं। हाइपर कोगुलेबल स्टेज कौन कौन से हो सकते हैं? पॉलीसाइथेमिया वेरा, मल्टीपल माइलोमा, PNH हो सकता है, एप्ला हो सकता है और सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर नहीं याद आता है तो PM पास इसको याद कर लेना है, हेमेटोलॉजिकल को, और इसमें 2 खाली याद रखना है, SLE रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आर्टरी फिब्रिलेशन, MI और पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, PM पास। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म देखो क्या होता है, ऑकर्स इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीनस क्लॉट जो होता है हार्ट में चला जाता है और फिर हार्ट से वो आर्टरियल सिस्टम में जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट वेंट्रिकल से अओर्टा में जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे समझते हो गए ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बेसिकली जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना चाहिए था वो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, ठीक है। वेनस क्लॉट जो होता है हार्ट के थ्रू आर्टरियल सिस्टम में जाता है और राइट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू जाता है, तो उसी से ये पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ स्ट्रोक कार्डियक इवैल्यूएशन मस्ट, ठीक है। कार्डियक इवैल्यूएशन जो है हमारा ये मस्ट है स्ट्रोक के केस के लिए, और ECG जो होता है मैंडेटरी होता है स्ट्रोक के केसेस के लिए। हम लोग को ECG कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रोक के केसेस के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी शुड बी डन, ठीक है ना। तो इकोकार्डियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्डियक इवैल्यूएशन और ECG मैंडेटरी है, ठीक। मिसलेनियस स्ट्रोक कॉजेज कुछ हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, OCPs हो सकती है, प्रोथ्रोम्बिक होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आप लोग सुने होंगे कि OCPs को अवॉइड करते हैं, राइट। तो कॉर्टिकल वेन का प्रोथ्रोम्बोटिक होता है तो कॉर्टिकल वेन का ये थ्रोम्बोसिस कर सकता है, और ये ब्लड कंडीशन जो लाइक PNH के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज दिस, PNH जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कोकेन क्या होता है, वेजोस्पाज्म MI में करा देगा, तो और MI में ये मतलब कि हो जाता है, ठीक है, मिसलेनियस कॉज में कोकेन। और TB म्यूकोरमाइकोसिस भी एक इसके कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी, OCP, कोकेन और TB और म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है इसके मिसलेनियस कॉजेज स्ट्रोक, राइट। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपके ये स्ट्रोक का है, ठीक है ना। समझो वैस्कुलर फिनोमिनन है स्ट्रोक, इट इज़ क्या था, इट इज़ एक्यूट और एब्रप्ट और सडन ऑनसेट, ठीक है ना। वैस्कुलर फिनोमिनन विच इज़ नॉन कन्वल्सिव फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। तो तोड़ के आके हमें याद हो गया। वैस्कुलर फिनोमिनन में क्या क्या है, 85% केसेज जो होते हैं इस्चेमिक होते हैं और 15% केसेस हेमरेजिक होते हैं, जबकि TIA में क्या था, केवल इस्चेमिक होते थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेज इस्चेमिक होते हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है मोर देन 24 आवर्स का रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्चेमिक के लिए। इस्चेमिक 85% केस आपको इस्चेमिक का मिलेगा। तो क्या क्या हो सकता है, थ्रोम्बोटिक्स,
थ्रोम्बोटिक हो सकता है कि थ्रोम्बोटिक और या एम्बोलिक, ठीक है ना, थ्रोम्बोटिक हो सकता है या एम्बोलिक हो सकता है। एम्बोलिक का बल्कि 75% केसेस में होता है। तो कार्डियक एम्बोलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज की कार्डियो एम्बोलिज्म हो जाए, या आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जो कि मोस्ट कॉमन उसकी कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है। थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, लैक्यूनर इन्फार्क्ट बन सकता है, जो कि लाइपोहेलेनोसिस में होता है, या लार्ज वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस बोला है एम्बोलिक वाले में। अगर लार्ज वेसल की है तो वो ऑब्वियसली थ्रोम्बोटिक करेगा, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोटिक वाले में पेशेंट कैसा दिखेगा आपको, ओबीज रहेगा, उसका लिपिड्स बढ़ा रहेंगे, शुगर्स बढ़े रहेंगे, ठीक है, बीपी बढ़ा रहेगा। ऑब्वियसली उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला पेशेंट आएगा, मोटा आदमी चल के आ रहा है आपके पास, आप देख के कहोगे कि हाँ डॉक्टर साहब हमको कल रात में अरे हमारा राइट साइड जो है वीकनेस में चला गया था और 1 घंटे बाद वो ठीक हो गया, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा स्ट्रोक का पेशेंट तो नहीं है, मतलब जैसे अभी ये स्ट्रोक में ना डेवलप कर जाए, ठीक है ना। तो यही सोचोगे कि हाँ थ्रोम्बोटिक कॉज इसका क्या हो सकता है, तो वही लैक्यूनर इन्फार्क्ट, लाइपोहेलेनोसिस और लार्ज वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। हेमरेजिक कॉज में जाते हैं इंट्रा पेरेन्काइमल, क्योंकि पेरेन्काइमा ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर कुछ हेमरेज हो गए, हाइपरटेंशन, ये भी मालफॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पे। सब ड्यूरल हेमरेज में हो सकता है ट्रॉमा के कारण, सीपीड्यूरल हेमरेज हो सकता है ट्रॉमा, वही सब एपनॉइड हेमरेज ट्रॉमा, ठीक है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म, यही सब हो सकता है, बेरी एन्यूरिज्म, यही सब कारण हैं, ठीक है ना। सारे हेमरेज का नाम जितना, सब ड्यूरल, इपीड्यूरल, सब एपनॉइड सब बोल देना, इंट्रा पेरेन्काइमल और यही सब बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑलवेज लुक फॉर नेक विथ स्टेथोस्कोप, हमेशा उसके नेक को स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करो इन केस ऑफ स्ट्रोक, तो उससे पता चल जाता है कि कार्डियक आर्टरी का स्टेनोसिस तो है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट है उसको नेक पे जो है स्टेथोस्कोप लगा लो, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ कार्डियक आर्टरी का स्टेनोसिस है कि नहीं। इफ़ यू, ठीक है ना, ऐसा कुछ आवाज़ आता है, ब्रूड साउंड आता है, तो लेस देन 70% ब्लॉकेज में तो पहले तो ऑब्जर्व करो क्या बच्चा अभी कि 70% आ रहा है, ठीक है ना, 70% में आ रहा है तो ऑब्जर्व करना है। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो एंड आर्टरेक्टमी करनी है कि उसको हटाना है, ठीक है। अगर 100% ब्लॉकेज है तो नो इंटरवेंशन बिकॉज बॉडी हैज़ डन एनास्टोमोसिस, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो समझो, अगर उसके नेक का एग्जामिनेशन कर रहे हो, समझ में आता है कि तुम्हें कि हाँ कार्डियक आर्टरी की जो है मतलब कि स्टेनोसिस हो चुकी है, ठीक है, एक साउंड करके आएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर नेक पे एग्जामिन किया उसकी कार्डियक आर्टरी का, तो फिर क्या आएगा कि अगर 70% से कम है तो कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। 70% से ज़्यादा है तो आपको एंड आर्टरेक्ट में करना है। अगर 100% केस हो गए तो वहाँ पे कार्डियक आर्टरी स्टेनोसिस हो चुकी है, बंदे को अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों मरा नहीं, क्योंकि एनास्टोमोसिस हो गई। बॉडी का बहुत ही अच्छा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि अगर कोई वेसल ब्लॉक होगी उसके चारों तरफ वो वेसल्स बना लेगा, एनास्टोमोस कर लेगा। इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। और सोचो कितनी खूबसूरती से भगवान ने डिज़ाइन किया हमारी बॉडी, सोचो, ठीक है ना। सोचो इंपॉर्टेंट है सोचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोचना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आते हैं इंटरसेल्युलर हेमरेज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, हिस्ट्री किसकी रहेगी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की, बंदे को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रहेगी, कोएगुलोपैथी की एक हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना। और हेडेक होगा ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेडेक का एक कॉमन कॉज है, ठीक है। हेडेक के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि हेडेक क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना पढ़ जान लो कि हेडेक होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण, एक कारण होता है उसका, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोएगुलोपैथी, ये सब चीज़ें होती हैं। प्रोग्रेस ओवर मिनट्स टू आवर्स, तो ये प्रोग्रेस कर सकता है मिनट्स टू आवर्स में, ठीक है। इवॉल्विंग स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। एक केस देखते हैं, ठीक है, मिनट्स टू आवर में प्रोग्रेस कर सकते हैं इवॉल्विंग स्ट्रोक, ठीक। अब देखते हैं, आप एक केस से समझो। अ पेशेंट कम्स टू ओपीडी, अब एक आपके पास एक पेशेंट आता है ओपीडी में, ही सेज आई वाज एट होम व्हेन सडनली लेफ्ट साइड बॉडी बिकेम वीक, स्टार्टेड फ्रॉम एंकल एंड स्लोली प्रोग्रेस टू अपवर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट। अब इसमें क्या, पहले वाले केस में वो 1 घंटे का हिस्ट्री दे रहा था, लेकिन वो ये नहीं बताया कि प्रोग्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे TIA से डिफरेंट हो गया, समझे। यहाँ क्या है, इट स्टार्टेड फ्रॉम एंकल एंड सोली प्रोग्रेसेस अपवर्ड, जो प्रोग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन जो होगी प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इवॉल्विंग स्ट्रोक होगा, इवॉल्विंग स्ट्रोक जो कि होगा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ये क्या है, इवॉल्विंग स्ट्रोक है जो कि है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ठीक है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है मतलब सेरेब्रम, सेरेब्रल के अंदर क्या कोई हेमरेज होगा, तो अगर सेरेब्रल के अंदर का हेमरेज होगा तो इवॉल्विंग टाइप का होगा, प्रोग्रेस कर रहा होगा, इवॉल्विंग स्ट्रोक।
तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस का ऐसे कोई केस आता है आपको, ठीक है, तो क्या क्या आप लोग देखते हो, याद करो अपने, अगर आपने ओपीडी में कभी मेडिसिन की ओपीडी अपने नाम मात्र की भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेनिंजाइटिस की केसेस बहुत कॉमन है, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर में क्या होगा, हेडेक होगा, बंदे को वॉमिटिंग होगी, बंदे को ब्रेडिकार्डिया होगा, बीपी बढ़ा हुआ होगा, रेड्यूस अलर्टनेस होगी, ठीक है ना। यही सब चीज़ें मेनिंजाइटिस में दिखती है। बंदे का मतलब कि वॉमिटिंग हो रही होगी, मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एक तरीके से होती है। हेडेक होगा बंदे को, ठीक है ना। ऑब्वियसली बंदा का जो अलर्टनेस है वो कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, बीपी बढ़ा होगा, ठीक। तो इंट्राक्रैनियल मतलब कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में 3 क्लासिकल पॉइंट्स है कि हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रहेगी, हेडेक की हिस्ट्री रहेगी और इवॉल्विंग स्ट्रोक रहेगा, मतलब ठीक है ना। आईसीएच में इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में अगर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज किसी को हुआ तो हेडेक, हाइपरटेंशन और इवॉल्विंग स्ट्रोक, और इवॉल्विंग स्ट्रोक है ये यहाँ पे जो मैं केस की बात किया था। अब इस्चेमिक या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की बात करते हैं, ठीक है ना। एक कार्डियक कॉज की बात कर लिया, अब इस्चेमिक या थ्रोम्बोटिक की हम लोग बात करते हैं, ठीक। समझो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है रिस्क फैक्टर, एग्जांपल हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटिस जो है ये तो रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस। और हिस्ट्री ऑफ टीआईए भी होनी चाहिए, जो कि ABCD2 स्कोर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगले 3 महीनों में वो बंदा स्ट्रोक में जाएगा या नहीं जाएगा। लोकल इन सीटू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी, यहाँ पे क्या होता है, लोकल इन सीटू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी होता है, मतलब कि एक लोकल साइड पे ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। स्टूटरिंग प्रोग्रेशन होता है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट कम्स एंड गोज, ठीक है ना। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में बेसिकली क्या होगा, थॉम्बस का भी बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो ब्लड कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है, तो ठीक है स्टूटरिंग पैटर्न होगा, एक स्टूटरिंग पैटर्न। तो प्रॉब्लम आती है फिर चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो यही चीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक जो है रिस्क फैक्टर है, लोकल इन सीटू ऑब्स्ट्रक्शन है, लोकल है तो ऑब्वियसली आएगी चली जाएगी। अब इस्चेमिक एम्बोलाई में क्या है, इस्चेमिक एम्बोलाई इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखो हिस्ट्री यहाँ पे किसकी रहेगी, कार्डियक डिजीज़ की। कार्डियक डिजीज़ में किसी की मैंने बताई थी, आर्टेरियल फ्लटर की बताई थी, ठीक है ना। और किसकी बताई थी, आर्टेरियल फ्लटर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियल फ्लटर का देखो हमेशा याद रखना कि आर्टेरियल फ्लटर में क्या होता है कि अगर रिड्यूस्ड मतलब कि जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसीलिए क्या होता है लेफ्ट एट्रियम में कभी कभार स्ट्रेसेस हो जाते हैं। आर्टेरियल फ्लटर का कॉज है। और एक पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म मैंने बताया था कि ये 3 चीज़ें अगर आपको मतलब कि हमेशा याद रखनी है। इसका मायोकार्डियल इंफेक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आर्टेरियल फ्लटर में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में स्ट्रेसेस हो जाएगी तो वहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म बढ़े तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म बढ़े तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब कि हमेशा हल्का सा थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस है। वही थ्रोम्बस जाके ऊपर चला जाएगा तो एम्बोलिक की फॉर्म में थ्रोम्बोलिक एम्बोलाई हो जाएगा, भाई इस्चेमिक एम्बोलाई। तो हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज हो जाएगा, कैरोटिड एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लूइड डिमिनिश साउंड, ठीक है। ये अब्रप्ट इन ऑनसेट होता है कि बहुत एकदम अचानक से, यूजली मैक्सिमम एट स्टार्ट, ठीक है ना। इस्चेमिक वाला जो होता है, इस्चेमिक वाला हमेशा ऐसे प्रोग्रेशन देगा कि धीरे धीरे पहले हुआ नहीं हुआ, फिर हुआ गया, ऐसे प्रोग्रेस करेगा पेशेंट। लेकिन जो इस्चेमिक एम्बोलाई ये ज़्यादा खतरनाक है, ये एकदम से होगा, ठीक है, एकदम से होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी में होगा, यूजली मैक्सिमम एट स्टार्ट, अब्रप्ट इन ऑनसेट यूजली मैक्सिमम एट स्टार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इन्फार्क्ट्स विद इन डिफरेंट वेस्कुलर, ठीक है ना। तो इसके जो होंगे मल्टीपल इन्फार्क्ट होंगे और वेरियस डिफरेंट वेसल्स में होंगे, ठीक है ना। ठीक है, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट करेगा, मल्टीपल इन्फार्क्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रोक। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रोक में, ठीक है। तो एक तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करना चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, ठीक है ना। हाँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ जल्दी, 30 मिनट ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा एक बार में। सीटी स्कैन करते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। सीटी स्कैन पिकअप ब्लीडिंग बेटर देन एमआरआई। सीटी स्कैन जो होता है वो एमआरआई से, देखो एमआरआई जो होता है बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है। सीटी स्कैन जो होता है वो ब्लीडिंग थोड़ा सा अच्छे से पकड़ता है, रूल आउट ब्लीडिंग, ठीक है ना। ये ब्लीडिंग प्रेजेंट हो रहा है तो समझो, अगर ब्लीडिंग होगा तो आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, देखो आईसी बढ़ा तो कैसे उसको प्रिवेंट करोगे, तो इंजेक्शन डालोगे मैनिटॉल का इंजेक्शन डालोगे, ठीक है। इसके पीछे एक मैनिटॉल का खट से इंजेक्शन मारा तो उसका आईसीपी कम करोगे, ठीक है। तो प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट, तो ताकि भाई आईसीपी बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, वो सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट भी करेगा, ऑब्वियसली आईसीपी बढ़ा हुआ है तो और भी ज़्यादा वो इन्फेक्शन करा सकता है और जगह पे,
बिकॉज बीपी जो है, बीपी और टेम्परेचर कैन डैमेज, वी नीड टू कंट्रोल दिस। बीपी और टेम्परेचर इसको डैमेज कर सकते हैं, वी नीड टू कंट्रोल दिस। और हाइपोथर्मिया ऑफ ब्रेन शुड बी डन, ठीक है। अगर देखो किसी का भी आईसीपी बढ़ा हो, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी का भी आईसीपी बढ़ा हो, हमेशा उस बंदे को हाइपोथर्मिया में लेना चाहिए। जैसे किसी को मान लो कि किसी को सर में चोट लग गई, ठीक है ना, पहाड़ पे तुम गए हो, पहाड़ पे बहुत तुम किसी मतलब ट्रैकिंग पे गए हो, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे, ठीक है ना, कहीं ऐसा केदारकंठा ट्रैक या त्रिउंड ट्रैक में गए हो, ठीक है, बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे, ठीक। मान लो तुम्हारे किसी एक दोस्त को वहाँ पे चोट लग गई, ठीक है ना, वो गिर गया, पहाड़ से गिर गया, मतलब छोटी हाइट से गिरा, ठीक है ना, 15-20 फीट की हाइट से, उसके सर में चोट आ गई। अब उसको तुम देख रहे हो कि उसका जो सर है वो सूजे जा रहा है, तो तुम क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तुम उसका जो सर है उसके चारों तरफ जितनी बर्फ तुम्हें लगा सकते हो लगाओ, ठीक है, चारों तरफ बर्फ लगाओ। सांस लेने के लिए एक सांस लेने की ट्यूब डालो, उसको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करो। और हाइपोथर्मिया होने के कारण वो बंदा थोड़ा सा अच्छा उसका प्रोग्नोसिस होगा, मतलब कि वो थोड़ा अगर हाइपोथर्मिया में जाएगा बजाय बिना हाइपोथर्मिया जाएगा तो हाइपोथर्मिया वाले को बचने की संभावना ज़्यादा होगी। ये चीज़ यहाँ पे से एक्सप्लेन होती है, ठीक है। हाइपोथर्मिया को हमें प्रिवेंट करना है, और मतलब कि करना है हाइपोथर्मिया को, ताकि इंक्रीज आए आईसीपी के लिए, ठीक। अब अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक इन द फर्स्ट 24 आवर्स जो होता है नॉर्मल होता है। अब देखो रूल आउट ब्लीडिंग कर दिया, अगर ब्लीडिंग एब्सेंट है तो इस्चेमिक स्ट्रोक का हम लोग कारण सोच सकते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या क्या इन द फर्स्ट 24 आवर्स अपीयर नॉर्मल, लेकिन इस्चेमिक स्ट्रोक का क्या सबसे बड़ा कारण है कि इसको एंटीप्लेटेड थेरेपी में हमको डालना है। एंटीप्लेटेड थेरेपी मतलब एस्पिरिन और थ्रोम्बोलाइटिक्स देने, ताकि वो बंदा जाके इस्चेमिक स्ट्रोक ना करे, ठीक। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं 4.5 आवर्स विद इन दिस टाइम स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। ये चीज़ है एंटीप्लेटेड थेरेपी में एस्पिरिन और थ्रोम्बोलाइटिक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन स्टेम या स्ट्रोक की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बंदा आपको न्यूरोलॉजी में स्टार्ट भी करने आ रहा है, स्ट्रोक पढ़ाने कभी भी आए, ठीक है, कोई भी टीचर आपकी लाइफ में XYZ टीचर आए, सबसे पहले वो इस डायग्राम से स्टार्ट करता है कि ये डायग्राम आपकी टिप्स पे होगा तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर वो नहीं होगा ये डायग्राम तो नहीं पढ़ाएगा। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल ऑफ बिलीज अगर याद आ रहा हो कि अरे वो खतरनाक सा डायग्राम था, कुछ हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है ना, समझते हैं। देखो ये पीछे से एक आ रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, नीचे शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कुछ हो गई, थोड़ा सा ऐसे गया, एक इसमें जाके मिल गई एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी पीछे होती है, स्पाइन से वर्टिब्रा में जाते हैं, समझ रहे हो, बेकार सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझो, ठीक है ना। स्पाइन से वर्टिब्रा, स्पाइन में वर्टिब्रा पास होती है, ठीक है, तो स्पाइन से वर्टिब्रा एंटीरियर स्पाइनल, एंटीरियर में लग रहा है ये कि यहाँ आगे, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये होता नहीं है कॉजेज, ठीक है ना। ऐसे मत समझना कि ये एनाटमी ऐसी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि याद हो जाए तुम लोग को। एंटीरियर में दिख रही है तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये किस पे गई, वर्टिब्रल आर्टरी। और ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक होती है, याद रखना, ये इसको याद करना पड़ेगा, PICA, पीका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेरिबेलर आर्टरी, ठीक। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो यूनाइट करती है आपकी बेसिलर आर्टरी में, समझ में आती है। अब एक पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है तो एक एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी होगी। जो बेसिलर आर्टरी है आगे जाके एक ब्रांच देती है दोनों साइड, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट। अब जो बेसिलर आर्टरी है वही आगे जाके कुछ ब्रांचेस देती है जो कि पोंटाइन आर्टरी होती है, ठीक है, कुछ पोंटाइन आर्टरी देती है। और इसके अलावा अगर एक देखो, एक पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंफीरियर हो गए लेकिन सुपीरियर भी तो होना चाहिए, तो एक सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गई, ठीक है ना। सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी यही बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। अब ये सारी ब्रांचेस ने दे दी। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि अगर पीछे जैसे मान लो कि एंटीरियर आगे की तरफ 3D डायग्राम में समझो ना यार, देखो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, क्या बताऊँ मैं, देखो समझो ये तुम्हारा ये हो गया बेसिलर आर्टरी, ये आगे में जो दे रही है तो आगे गई एंटीरियर, मतलब कि इसको कैसे, ये देखो छोड़ो, अच्छा इसको छोड़ो, ये देखो ये वर्टिब्रल आर्टरी हुई, ठीक है ना। ये मान ले ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी हो गई, ठीक। तो ये आगे जाके क्या दे रही है, बेसिलर आर्टरी, ठीक है ना, ये आगे जाके बेसिलर आर्टरी दे रही है। और ये जो दोनों पेन हैं ऐसे यहाँ से निकल रही है, एंटीरियर की तरफ जा रही है, देखो ये 3D में समझो,
ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी, ये बेसिलर आर्टरी, और ये दोनों आर्टरी जो निकल रही है, ये दोनों आर्टरी ये आपकी तरफ आ रही है, तो ये कौन सी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, अरे एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट। अब इसी में आगे जाके वो ब्रांच देती है पोस्टीरियर, वो पीछे की तरफ जाएगी, वो इसके मतलब कि किताब के अंदर की तरफ जाएगी। तो ऐसे याद करके याद कर लो यार, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट करने के लिए, बट थोड़ा सा एफर्ट आप तुमको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगी। सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बाद एक आर्टरी आती है, कौन सी देते हैं सर्कल ऑफ बिलीव्स बनाने के लिए, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियरली जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर है तो मिडिल भी होगी और एंटीरियर भी होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद सीधा तुम एक काम करना, पोस्टीरियर के बाद अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कौन सी ब्रांच होगी, तो एक काम करना, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी खींच देना, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी खींच देना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो काइंड ऑफ ये इंटरनल मतलब कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, मतलब पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेट करना चाहिए, तो पोस्टीरियर को कम्युनिकेट करना है ना ऑब्वियसली उससे। तो क्या करता है वो जाके कम्युनिकेट करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसमें गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, ठीक। ये समझ में आ रहा है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये वाली जो तुम्हारी आर्टरी है यहाँ पे, ये पूरी आर्टरी बड़ी सी, ये कौन सी आर्टरी है, ये आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये कौन सी आर्टरी है, ये होगी आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब यही जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये एंटीरियर मतलब कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाएगा। दो आर्टरी बनाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अपने में आपस में दोनों साइड की कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के द्वारा, ठीक। इसके अलावा जो इंटरनल कैरोटिड है वो बेसिकली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को ही कहते हैं, और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी भी एक होती है, ठीक। तो इसके अलावा क्या करना है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमने पढ़ ली, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पढ़ ली, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पढ़ ली, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी पढ़ ली, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी पढ़ ली, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी पढ़ ली, और उसके बाद पोंटाइन आर्टरी पढ़ ली, ठीक है, सब पढ़ ही लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सर्कल ऑफ विलिस के बाद ब्लड सप्लाई ऑफ मेड्यूला के बारे में, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई ऑफ मेड्यूला समझो, ठीक है। मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला, मेड्यूला सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक। इसको आई गेस मैं इसको पढ़ लो, ब्लड सप्लाई पढ़ लो, लैटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम से मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई ऑफ मेड्यूला में क्या होता है, एक वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल आर्टरी होती है मेड्यूला में, नीचे की तरफ होता है ना मेड्यूला, तो नीचे वाला सोचो सारे, वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी, बेसिलर आर्टरी सप्लाई करेगी। वही चीज़ें सोचनी है, बस सोचना है, इसमें कुछ नहीं, बस सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, सोचना है, समझो। इतना तक भाग, इतना भाग इसका। कहाँ गया पेन, अरे भाई पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक की जो है ये मेडुला सप्लाई करेगी, समझ में आती है। सारी आप ब्रांचेस हैं, देख लो, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और कुछ पार्ट ऑफ हिस्सा और बेसिलर आर्टरी। समझ में आता है बात। वर्टिब्रल आर्टरी की दो ब्रांचेस कौन कौन सी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक बार पढ़ोगे और तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में। देखने से थोड़ा खतरनाक लग रहा है बट आई गेस मैं इसको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।